हेलो दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज की स्टोरी है जूलियस सीज़र। जूलियस सीज़र रोम का प्रसिद्ध वीर नायक था। उसने दुनिया के अनेक देशों को जीतकर रोम के अधीन कर दिया था। उसके अभियानों ने रोम का गौरव बढ़ाया था। जनता के बीच में बहुत ही लोकप्रिय था। गरीबों की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहता था। लेकिन कई गुणों के साथ साथ सीजर में कई दुर्बलताएं भी थीं। कभी कभी वह तानाशाहों की तरह व्यवहार करने लगता। इससे लोग उससे नाराज हो जाते थे। धीरे धीरे उसके शत्रुओं की संख्या बढ़ती जा रही थी। उस समय रोम में कोई राजा नहीं था, वह एक गणराज्य था। देश का शासक एक सीनेट चलाती थी जिसमें रोम के महत्वपूर्ण लोग शामिल थे। जब भी सीजर कोई युद्ध जीतकर आता तो आम लोग उसकी पहले से ज़्यादा प्रशंसा करने लगते। इससे सीनेट के कई सदस्यों को लगता था कि समय बीतने के साथ सीजर की महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है। एक बार सीजर एक समारोह में भाग लेने जा रहा था। साथ में थे मार्क एंटनी, ब्रूटस और कैसियस। ये सभी उसके परम मित्र थे। तभी भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, सीजर, 15 मार्च के दिन सावधान रहना। सीजर ने सुना और मुस्कुरा दिया। वह अंधविश्वासी नहीं था, हर खबर का सामना अपनी तलवार से करने में विश्वास रखता था। सीजर आगे चला गया। पीछे रह गए कैसियस और ब्रूटस। ब्रूटस सीजर का पक्का मित्र था, पर कैसियस ऊपर से दोस्ती का दम भरता हुआ भी अंदर ही अंदर उस नायक से गहरी ईर्ष्या करता था। उसके मन में था कि अगर सीजर का प्रभाव इसी तरह बढ़ता रहा तो एक ना एक दिन वह रोम का राजा बन जाएगा। इसे वह हर हाल में रोकना चाहता था। कैसियस ने जूलियस सीजर की हत्या की योजना बनाई थी। इसमें वह ब्रूटस को भी शामिल करना चाहता था और इसका मौका उसे मिल भी गया। एक उत्सव के दौरान कुछ सीनेटरों ने बारी बारी से सीजर को 3 बार रोम का राज मुकुट भेंट किया, पर हर बार सीजर ने राज मुकुट पहनने से मना कर दिया। इससे लोगों में उसका सम्मान और भी बढ़ता गया। कैसियस ने ब्रूटस से पूछा, क्या तुम सीजर का राजा बनना पसंद करोगे? कभी नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि रोम सदा गणराज्य बना रहे, ब्रूटस ने कहा। हम नहीं चाहेंगे कि कोई एक आदमी रोज की सत्ता हथिया ले। मैं तानाशाही से नफरत करता हूँ। पता चला उत्सव में सीजर को राज मुकुट मार्क एंटनी ने पेश किया था। भीड़ ने हमेशा इसका विरोध किया। इस तरह बार बार राज मुकुट पेश किए जाने से सीजर नाराज होकर वहां से चला जाता है। हालांकि ब्रूटस सीजर का पक्का दोस्त था, पर अब उसे भी लगने लगा था कि सीजर सचमुच राजपद हथियाकर तानाशाह बनना चाहता है। इस तरह ब्रूटस उलझन में फंस गया। एक तरफ सीजर की दोस्ती थी तो दूसरी तरफ वह डर कि कहीं वह तानाशाह न बन जाए। उसकी यही उलझन उसे उन सीनेटर के निकट ले आई जो सीजर की हत्या कर देना चाहते थे। ब्रूटस को अपने पक्ष में करने के लिए कैसियस ने एक चाल चली। उसने अलग अलग नाम पतों से ब्रूटस के पास पत्र भिजवाए, जिनकी भाषा चाहे अलग थी पर संदेश एक ही था। सारा रोम संकट की इस घड़ी में ब्रूटस का मुंह देख रहा है। वही रोम के गणतंत्र को तानाशाह के हाथ में जाने से बचा सकता था। जैसे जैसे ब्रूटस पत्रों को पढ़ता गया, उसके मन में यह धारणा जोर पकड़ती गई कि उस पर रोम के गणतंत्र को बचाने का दायित्व आ गया है। आखिर 15 मार्च का दिन निकट आ गया। ज्योतिषी ने इसी दिन सीजर से सावधान रहने को कहा था, जिसे उसने अंधविश्वास कहकर भुला दिया था। उससे पहली रात ब्रूटस को नींद नहीं आई। वह बाग में जाकर टहलने लगा। तभी नौकर कैसियस द्वारा भेजा गया वैसा ही भड़काने वाला पत्र ले आया, जिन्हें कैसियस पिछले कई दिनों से लगातार उसके पास भिजवा रहा था। आखिर वह बुदबुदाया, यदि एक आदमी की मौत द्वारा पूरे गणराज्य को नष्ट होने से बचाया जा सकता है तो फिर मुझे तलवार उठाने में कोई संकोच नहीं होगा। उसी समय कैसियस ब्रूटस से मिलने चला आया। वह बड़ी चालाकी से सीजर की हत्या का षड्यंत्र रच रहा था। इसी समय तक ब्रूटस मानसिक रूप से सीजर की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने को तैयार हो चुका था। कैसियस ने उसके सामने पूरी योजना रख दी। बीच बीच में वह दोहराता जाता था, हम यह काम रोम गणराज्य की रक्षा के लिए कर रहे हैं। डीसियस ने सुझाव दिया कि सीजर के परम मित्र मार्क एंटनी को भी मार दिया जाए, तो कैसियस इसके लिए झट तैयार हो गया। पर ब्रूटस ने इसके लिए साफ मना कर दिया। उसने कहा, हम गणराज्य को बचाने के लिए काम जरूर कर रहे हैं, पर हम हथियारे नहीं हैं जो लोगों का खून बहाते फिरें। हमें खतरा जूलियस सीजर से है, मार्क एंटनी से नहीं। सबको ब्रूटस की बात माननी पड़ी, पर आगे चलकर यही इन लोगों की बहुत भयानक भूल सिद्ध हुई।
हत्या के लिए 15 मार्च का दिन चुना गया। सब जानते थे कि एक ज्योतिषी ने उस तारीख को सीजर के लिए अशुभ बताया था और सावधान रहने को कहा था। इधर पता चला था कि सीजर कुछ अंधविश्वासी हो गया था। षड्यंत्रकारी सोच रहे थे कि मान लो यदि वह सीनेट की मीटिंग में शामिल होने नहीं आया तो क्या होगा, क्योंकि योजनानुसार सीजर की हत्या वहीं की जानी थी। तब तो पूरा षड्यंत्र ही फेल हो जाएगा। तब डीसीएस ने कहा, उसे सीनेट की मीटिंग में लाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। मैं देखता हूँ कि वह हर हाल में मीटिंग में आए और हमारी योजना सफल हो। ब्रूट्स को पूरी योजना की जानकारी थी। सब विदा हो गए। बाग में ब्रूट्स अकेला रह गया। वह सोच सोचकर परेशान हो रहा था कि उसका ये काम तो परम मित्र की पीठ में छुरा भोंकने जैसा होगा। सीजर उस पर बहुत विश्वास करता था। तभी ब्रूट्स की पत्नी पोर्शिया वहां आ गई। वह कई दिनों से ब्रूट्स को परेशान देख रही थी। अभी अंधेरे में उसने कुछ लोगों को बाग में आते देखा था, फुसफुसाहटें सुनी थी। आखिर बात क्या है, उसने ब्रूट्स से पूछा। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, आखिर मुझे तुम्हारी परेशानी जानने का हक है। ब्रूट्स ने बात टालने की कोशिश की, पर पोर्शिया संतुष्ट न हुई। बोली, जरूर कोई गंभीर बात है जो तुम मुझसे छिपा रही हो। क्या इस बात से भी इनकार करोगे कि अभी अभी कुछ लोग यहाँ से गए हैं? वह कौन थे जो इस समय रात के अंधेरे में छिपकर यहाँ आए थे? उसने कहा, मुझे लगता है कोई भयानक संकट आने वाला है। ब्रूट्स क्या बतलाता? उसने कहा, पोर्शिया, इस समय मुझे अकेला छोड़ दो, बाद में मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। उधर उस रात सीजर को भी नींद नहीं आ रही थी। आधी नींद में उसे लगा जैसे आकाश और धरती पर हर कहीं बहुत शोर मच रहा है। उसकी पत्नी कल पूर्णिया नींद में 3 बार चिल्लाई, मदद मदद, वह सीजर को मार रहे हैं। वह चीख उठी और सीजर को पुकार कर बोली, मुझे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, ना जाने क्या होने वाला है। कल सीनेट की मीटिंग में मत जाना, मेरा दिल कांप रहा है। बुरे सपने तो सीजर को भी आ रहे थे, फिर भी उसने कल पूर्णिया की बात हंसी में उड़ा दी। मेरे जैसे नायक की पत्नी इतनी डरपोक? शांत हो जाओ, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे कायर बनाने की कोशिश ना करो। लेकिन ज्योतिषी भी उस दिन अनिष्ट की भविष्यवाणी कर रहे थे। आखिर जब कई लोगों ने उसे समझाया तो सीजर ने कहा, मैं मार्क एंटनी से कह दूंगा कि वह सीनेट को मेरे अस्वस्थ होने की सूचना दे दे। तभी डीसीएस वहां आ गया। सीजर ने उससे कहा, सीनेट को बता देना कि मैं आज सभा में नहीं आऊँगा। डीसीएस ने कहा, लेकिन ना आने का कारण भी तो उन लोगों को बताना पड़ेगा। कह देना वह बीमार हो गया है, सीजर की पत्नी ने कहा। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, सीजर बोला। मेरे ना जाने का कोई कारण नहीं है। डीसीएस चाहता था कि जैसे भी हो सीजर सभा में जरूर आए। उसने ना जाने का कारण पूछा तो सीजर ने कहा, देखो तुम मेरे मित्र हो, इसलिए तुमसे क्या छिपाना। असल में मेरी पत्नी ने रात में बुरे सपने देखे हैं, इसलिए वह मुझे जाने से रोक रही है। डीसीएस ने कहा, सीजर, तुम्हारी पत्नी सपने का जो अर्थ समझ रही है शायद वह ना हो, इसकी व्याख्या कुछ और ही हो। जानते हो, सपने की व्याख्या हर आदमी अपने विचारों के अनुसार करता है। हो सकता है अगर सीनेट में यह बात पता चल जाए तो लोग तुम्हें डरपोक कहें, हंसी उड़ाएं कि महान वीर सीजर साधारण सपनों से डर गया। इस तरह कहकर डीसीएस सीजर को भड़का रहा था कि वह पत्नी की बात की उपेक्षा करके सीनेट की मीटिंग में जरूर पहुंचे। डीसीएस ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। सीजर पत्नी को डरपोक, अंधविश्वासी और ना जाने क्या क्या कहने लगा। तभी कुछ और लोग उसे लेने आ गए। वह ऊपर से उसके मित्र थे, पर असल में तो वो षड्यंत्रकारी थे जो उस दिन सीनेट में दिन दिहाड़े उसकी हत्या की पूरी योजना बनाकर आए थे। सबके सामने सीजर की पत्नी भला क्या करती? उनमें ब्रूट्स भी था, पर वह सीजर से आंखें मिलाने का साहस नहीं कर पा रहा था। मन में कुछ डर भी था। आखिर सीजर मित्रों के साथ सीनेट की बैठक में भाग लेने चल दिया। कुछ आशंका उसे भी परेशान कर रही थी, पर वह सोचता था, मैं इतने मित्रों के बीच जा रहा हूँ, मुझे भला क्या खतरा हो सकता है। रास्ते में उसने उसी ज्योतिषी को देखा जिसने 15 मार्च को सावधान रहने को कहा था। उसे देखकर सीजर व्यंग्य से हंस दिया, बोला, लो आ गया 15 मार्च। ज्योतिषी ने कहा, सीजर, अभी 15 मार्च आया ही है, पर बीतना शेष है। हालांकि षड्यंत्रकारियों ने सीजर की हत्या की योजना बहुत सावधानी से बनाई थी, पर फिर भी ना जाने कैसे यह चर्चा चल पड़ी कि कुछ लोग सीजर की हत्या करना चाहते हैं। एक आदमी इस षड्यंत्र के बारे में सीजर को सावधान करना चाहता था। उसने सीजर के नाम एक पत्र में
षड्यंत्रकारियों के नाम लिखे और पत्र हाथ में लेकर रास्ते पर खड़ा हो गया। वह सोचता था कि जब सीजर सामने से गुजरेगा तो पत्र उसे थमा देगा। जैसे ही सीजर अपने अंगरक्षक के साथ उसके सामने से गुजरा, उसने सीजर को पत्र देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन डीसीएस ने, जो वहीं मौजूद था, उसका हाथ पीछे झटक कर अपनी जेब में रखा दूसरा कागज सीजर की ओर बढ़ा दिया। इस तरह सीजर एक चेतावनी नहीं पहुंच सकी। डीसीएस ने बहुत चालाकी से काम किया था, फिर भी वह आदमी चिल्लाया, सीजर सावधान रहना। तब तक सीजर आगे निकल गया था। उसने चेतावनी सुनी जरूर और कहा, अपनी सुरक्षा की चिंता मैं सबसे बाद में करता हूँ, पहला स्थान जनता का है। सीनेट में सदस्यों ने सीजर का स्वागत किया। हत्यारे उसके आसपास बने रहने की कोशिश कर रहे थे। वह जानते थे कि मार्क एंटनी सीजर का पक्का दोस्त है, इसलिए एक व्यक्ति उसे बहाने से वहां से दूर ले गया। अब सीजर लोगों की शिकायतें सुनने लगा। एक आदमी आगे आया। उसने कहा, आपने मेरे भाई को रोम से निर्वासित कर दिया है। मैं चाहता हूं कि उसे क्षमा करके यहाँ लौटने की अनुमति दी जाए। सीजर ने कहा, उसे देश के कानून के अनुसार ही दंड दिया गया है, उसे रद्द करने का कोई कारण नहीं है। हटो, दूसरों को आने दो। तभी ब्रूटस आगे आया। वह उस आदमी की हिमायत करने लगा। असल में ये बातें योजना के अनुसार हो रही थी और षड्यंत्र में शामिल लोग एक एक करके सीजर के चारों ओर घेरा बनाते जा रहे थे। उस आदमी की हिमायत करने पर सीजर ने ब्रूटस को भी डांट दिया। इस पर ब्रूटस को क्रोध आ गया और मन में उसकी हत्या को लेकर रहा सहा संकोच भी जाता रहा। तभी दो और षड्यंत्रकारी निकलकर आगे आगे वह भी कुछ कहना चाहते थे। इस तरह वे सीजर के निकट पहुंच गए थे। सीजर ने उनकी बात भी नहीं सुनी। वैसे भी उन्हें कुछ कहना तो था नहीं, वह तो बहाने से सीजर के निकट पहुंचना चाहते थे। अब तक काम योजना के अनुसार चल रहा था। तभी संकेत मिला और कैसियस ने झपट कर सीजर के बदन में कटार भोंक दी। बस तभी बाकी षड्यंत्रकारियों ने भी स्तंभित सीजर को घेर लिया और धनाधन वार करने लगे। सभा में मौजूद लोग अचकचाई से देख रहे थे। सबको जैसे लकवा मार गया था। सीजर लड़खड़ाकर गिर पड़ा। उसने देखा कि हमलावरों में उसका परम मित्र ब्रूटस भी था। वह सिर्फ इतना ही कह पाया, ब्रूटस तुम भी, और फिर उसकी मृत्यु हो गई। उसके शरीर पर कटारों के 23 घाव थे। सीनेट हाउस में हड़बड़ी मच गई। कोई कुछ नहीं समझ पा रहा था। सब इधर उधर भागने लगे। मार्क एंटनी ने सीजर की हत्या होती देखी तो उस समय भागकर अपने प्राण बचाना ही ठीक समझा। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सीजर की हत्या क्यों कर दी गई है। षड्यंत्रकारियों के नेता ब्रूटस ने तुरंत स्थिति को अपने हाथ में ले लिया। उसने सभा में उपस्थित सीनेटरों को शांत करने का प्रयास किया। वह लोगों को समझा रहा था कि वे भय ना करें। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, उसने साफ कहा। हमने सीजर को इसलिए मारा कि हमारी नज़रों में वह एक निरंकुश तानाशाह था। इस तरह हमने रोम गणराज्य की रक्षा की है। रोम की स्वाधीनता अमर रही, रोम जिंदाबाद। इस तरह सिंडिकेट पूरा नारे लगाने लग देता है। इस तरह ब्रूटस और साथियों ने सीजर की हत्या की जिम्मेदारी ले ली। तभी एक संदेशवाहक मार्क एंटनी का संदेश ब्रूटस के पास आ आया। उसमें लिखा था, मैं ब्रूटस से स्नेह करता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ, लेकिन कभी मैं सीजर से भी प्यार करता था, उसकी इज्जत करता था। मैं ब्रूटस से मिलने की अनुमति चाहता हूँ ताकि मैं जान सकूँ कि सीजर की हत्या क्यों की गई, क्योंकि ब्रूटस जैसे व्यक्ति ने सीजर की हत्या की स्वीकृति दी थी। इसलिए मैं ये मान लेता हूँ कि जरूर कुछ ऐसा था जिसके कारण सीजर को मरना चाहिए था। मैं तो बस इसके पीछे मौजूद कारण जानना चाहता हूँ। जैसे मैंने कभी सीजर का साथ दिया था, उसी तरह मैं ब्रूटस की सेवा करना चाहता हूँ। पत्र पढ़कर कैसियस ने कहा, मुझे मार्क एंटनी के पत्र से षड्यंत्र की बू आती है। हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ब्रूटस ऐसा नहीं मानता था। वह तो खुश था कि मार्क एंटनी भी उसके साथ आ खड़ा हुआ है। उसे संदेशवाहक से कहलवा दिया है कि मार्क एंटनी का स्वागत है, उसे कोई खतरा नहीं है। मार्क एंटनी तुरंत आ पहुंचा। उसने आते ही वहां पड़ा सीजर का शव देखा और उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसका मन दुखी हो गया। वह सीजर की प्रशंसा करने लगा कि उसने रोम की कितनी सेवा की, उसके लिए कितने युद्ध जीते थे। उसने कहा कि वह सीजर की मृत्यु से दुखी है, पर तभी जैसे उसे याद आ गया कि वह अपने मित्रों के बीच नहीं, सीजर के हथियारों के सामने खड़ा है। शायद सीजर की इतनी प्रशंसा करना उसके लिए ठीक नहीं था। उसने कहा, मित्रों क्षमा करना, असल में सीजर का शव देखकर मैं बहक गया।
वैसे मैंने जो कहा वह सब तो सीजर के शत्रु भी कहते हैं। इस पर ब्रूट्स ने उसे आश्वस्त किया। कहा, मार्क एंटनी डरो मत, हम तुम्हें अपना मित्र समझते हैं। पर कैसियस की राय कुछ अलग थी। वह मार्क एंटनी पर विश्वास नहीं करता था। उसने कहा, मार्क, तुमने सीजर की प्रशंसा की, इस पर हमें कोई ऐतराज़ नहीं। हम तो बस इतना मानना चाहते हैं कि इस मामले में तुम हमारे साथ हो या नहीं। निश्चय ही मैं आप लोगों के साथ हूँ। मैं तो इस बात का भी विश्वास करने को तैयार हूँ कि सीजर सचमुच मरने योग्य था, मार्क एंटनी ने कहा। ब्रूट्स ने कहा, वह तो हम तुम्हें समझा ही देंगे, उसकी चिंता ना करो। हाँ, ये बताओ तुम हमसे क्या चाहते हो? मार्क एंटनी बोला, यही कि मुझे सीजर के शव को बाजार में ले जाने की अनुमति मिल जाए। वहाँ मैं लोगों के सामने सीजर के प्रति अंतिम श्रद्धांजलि प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कैसियस के मन में मार्क एंटनी के प्रति फिर संदेह जाग उठा। उसने कहा, ब्रूट्स, मैं तुम्हें सावधान कर देता हूँ कि हमें इस आदमी को भीड़ के सामने बोलने की छूट नहीं देनी चाहिए। हो सकता है ये लोगों को भड़का दे। मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। पर ब्रूट्स ने कहा, कैसियस डरो मत, इससे पहले तो मैं जनता से बात करूंगा और उन्हें सब कुछ बता दूंगा। लोगों को मूर्ख ना समझो। इस तरह ब्रूट्स ने कैसियस को खामोश कर दिया। उसने मार्क एंटनी से कहा, तुम जनता के सामने सीजर की प्रशंसा तो कर सकते हो, पर उससे छुटकारा दिलाने के लिए हमारी आलोचना मत करना। तुम जानते हो हम सीजर से ज़्यादा रोम की चिंता करते हैं। हमने उसे इसलिए मार दिया कि एक तानाशाह रोम का शासन ना हथिया ले। इसके बाद एक आदमी की मदद से मार्क एंटनी जूलियस सीजर का शव उठवाकर बाजार में ले गया और शव को एक मंच पर रख दिया। सीजर की हत्या की खबर जल्दी ही पूरे शहर में फैल गई। लोग आकर बाजार में जमा होने लगे। सब मार्क एंटनी का श्रद्धांजलि भाषण सुनने को उत्सुक थे। लोग सीजर की हत्या से नाराज थे, घबराए हुए थे। किसी को पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जूलियस सीजर सबके लिए एक महानायक था। पर लोगों की नज़रों में ब्रूट्स की भी प्रतिष्ठा थी। ब्रूट्स ने कहा, मैं सीजर से प्यार करता था, पर सीजर से ज़्यादा मुझे रोम से प्यार है। अगर मेरी बात गलत हो तो आप मेरी आलोचना कर सकते हैं। गणराज्य में सब बराबर है, कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं है। जो तानाशाह या बादशाह बनना चाहे उसका हमारे बीच कोई स्थान नहीं है। हम किसी की गुलामी नहीं कर सकते। सीजर महत्वाकांक्षी था, वह हमें गुलाम बनाना चाहता था, इसलिए हमने उसे मार डाला, आपके लिए, रोम की खातिर। ब्रूट्स के भाषण का प्रभाव पड़ा। लोग चिल्लाने लगे, सीजर तानाशाह था, ब्रूट्स हमारा त्राता है, हम ब्रूट्स को अपना राजा बनाएंगे। सुनकर ब्रूट्स हैरान रह गया। सोचने लगा, लोग भी अजीब हैं। अभी मैंने कहा कि हमने सीजर को इसलिए मार दिया कि वह तानाशाह बनना चाहता था, लेकिन अब ये मुझे ही राजपद देने को तैयार हो गए हैं। उसने कहा, मित्रों, जाइए नहीं, अभी मार्क एंटनी सीजर को श्रद्धांजलि देंगे। लोग रुककर सुनने लगे। मार्क एंटनी कुशल वक्ता और चतुर राजनेता था। वह समझ गया कि ब्रूट्स के भाषण ने लोगों को सीजर के विरुद्ध कर दिया था। वह दिवंगत नेता के प्रति कोई अच्छी बात सुनने को तैयार नहीं थे। उसने कहा, मित्रों, मैं सीजर को दफनाने आया हूँ, उसकी प्रशंसा करने नहीं। ब्रूट्स और उनके साथी अच्छे और देशभक्त लोग हैं। ब्रूट्स ने सीजर को महत्वाकांक्षी कहा है, पर उसने इसकी कीमत अपनी जान देकर चुका दी है। लेकिन आप जानते हैं, उसने अपने विजय अभियानों में जो कुछ भी इकट्ठा किया, सारा राजकोष में जमा करा दिया, अपने लिए कुछ नहीं रखा। क्या हम इसी को महत्वाकांक्षा कह सकते हैं? आपको पता होगा कि हाल ही में उसने 3 बार सिंहासन पर बैठने को कहा गया, पर उसने हर बार मुकुट पहनने से इनकार कर दिया। क्या इसे हम उसकी महत्वाकांक्षा कहेंगे? फिर भी ब्रूट्स ने ऐसा कहा। वैसे ब्रूट्स एक सम्मानित नेता है। पहले आप लोग सीजर से भी प्यार करते थे, तो फिर आप उसकी मृत्यु पर शोक क्यों ना करें? कभी समय था जब उसके एक शब्द पर दुनिया हिल जाती थी। आज वह यहाँ मृत पड़ा हुआ है और कोई उसके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने को भी तैयार नहीं है। आखिर क्यों? मार्क एंटनी ने अपने चतुर शब्दों से भीड़ के मन में मृत सीजर के प्रति संवेदना जगा दी। हालांकि उसने सीजर के हथियारों, ब्रूट्स तथा दूसरे लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन फिर भी लोग ब्रूट्स की आलोचना करने लगे। मार्क एंटनी ने जैसे सूखी लकड़ियों के ढेर में एक चिंगारी फेंक दी थी। बस अब ज्वाला भड़कने ही वाली थी। एक तरह से उसने सीजर के हथियारों को कटघरे में खड़ा कर दिया था। तभी मार्क एंटनी सीजर की वसीयत पढ़ने लगा। हरेक के लिए सीजर ने काफ़ी धन छोड़ा था। टाइबर नदी के किनारे की उसकी जायदाद जनता को समर्पित कर दी गई थी, जहां हर कोई जाकर आमोद प्रमोद मना सकता था। यह सुनकर तो लोग सीजर की जय जय करने लगे। अब मार्क एंटनी एक एक करके सीजर के हथियारों के नाम बताने लगा।
हर नाम सुनने के बाद भीड़ चिल्लाने लगी, हथियारों को दंड मिलना चाहिए, सीजर हमारा प्यारा नेता था, यह बहुत गलत हुआ। अब तक ब्रूटस, कैसियस तथा उसके षड्यंत्रकारी जान गए थे कि रोम की जनता उनके खिलाफ हो गई है। अब उन्हें पता चला कि मार्क एंटनी कितना खतरनाक था। उसके शब्दों ने सीजर को एक बार फिर महानायक और उन्हें खलनायक बना दिया था और वे कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने चुपचाप वहाँ से चले जाने में ही अपनी कुशल समझी। उसके कुछ समय बाद जूलियस सीजर का दत्तक पुत्र ऑक्टावियस सीजर रोम आ पहुंचा, जो आगे चलकर रोम का प्रथम सम्राट बना था। इसके बाद घटना चक्र बहुत तेजी से घूमा। ऑक्टावियस सीजर और मार्क एंटनी ने हाथ मिला लिए और निश्चय किया कि वे सीजर के हथियारों को कड़ी सजा देंगे। इसके बाद षड्यंत्रकारियों को ढूंढकर मौत के घाट उतार दिया गया। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी बात यह थी कि जनता फिर से जूलियस सीजर के गुण गाने लगी थी। ऑक्टावियस और मार्क एंटनी को आम जनता का पूरा समर्थन प्राप्त था। षड्यंत्रकारियों ने जूलियस सीजर को तो मार डाला था, पर इससे आगे कुछ नहीं कर पाए। अब वे छिपते हुए भाग रहे थे। रोम पर ऑक्टावियस और मार्क एंटनी का संयुक्त शासन चलने लगा। रोम में अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद ऑक्टावियस सीजर और मार्क एंटनी की संयुक्त सेनाएं ब्रूटस और कैसियस को ठिकाने लगाने चल दी। उधर ब्रूटस और कैसियस ने भी सेना जुटा ली थी और रोम के बाहरी क्षेत्रों में मोर्चाबंदी करके युद्ध की तैयारी कर रहे थे। ब्रूटस और कैसियस अपनी अलग अलग सेनाओं का संचालन कर रहे थे। ऑक्टावियस और मार्क एंटनी की संयुक्त सेनाओं का सामना कैसे किया जाए, इस बारे में दोनों के मत अलग अलग थे। व्यूह रचना को लेकर वह जब तब लड़ बैठते थे। इधर ब्रूटस को गहरा मानसिक आघात भी लगा था। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। वह इस आघात से एकदम हिल गया था, पर ब्रूटस जिस रास्ते पर बढ़ गया था उससे पीछे लौटना अब उसके लिए संभव नहीं था। उसी ने मार्क एंटनी को बचकर निकलने दिया था। उसी ने जनता के सामने सीजर का शव रखकर बोलने की अनुमति दी थी और इसी से सारा मामला उलट गया था। अब उसे मार्क एंटनी और ऑक्टावियस सीजर की सम्मिलित सेनाओं का सामना करना ही था। कैसियस चाहता था कि एक जगह मोर्चेबंदी करके शत्रु सेना के आक्रमण की प्रतीक्षा करें, पर ब्रूटस का कहना था कि उन्हें आक्रमण में पहल करनी चाहिए। फैसला हो गया, सुबह उन्हें आक्रमण करना था। उस रात ब्रूटस सो नहीं पाया। दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे थे। तभी अंधेरे में उसे सीजर का प्रेत दिखाई दिया। ब्रूटस घबरा गया। उसने कहा, कौन? सीजर के प्रेत ने कहा, मैं तुम्हारी बुरी आत्मा हूँ, मुझे अच्छी तरह देख लो, कल हम लड़ाई के लिए मोर्चे पर निकलेंगे। और फिर सीजर का प्रेत अदृश्य हो गया। इस घटना से ब्रूटस और भी घबरा गया। ब्रूटस और कैसियस की सेनाएं फिलिपी पहुंची तो वहां मार्क एंटनी और ऑक्टावियस की सेनाएं पहले से मौजूद थीं। पहले चारों ने मिलकर समझौते का प्रयास किया ताकि युद्ध को टाला जा सके, लेकिन वे आपस में इतनी घृणा करते थे कि कोई समझौता नहीं हो सका। युद्ध शुरू हुआ। ब्रूटस की सेनाएं ऑक्टावियस की फौजों से भिड़ गईं और कैसियस के सैनिक मार्क एंटनी की फौज से भिड़ गए थे। लड़ाई भयानक थी। ब्रूटस की सेना ने ऑक्टावियस के सैनिकों को पीछे धकेल दिया, पर कैसियस की फौज को हार का सामना करना पड़ रहा था। उस समय ब्रूटस ने एक भयानक भूल कर दी। उसे कैसियस की फौज की सहायता के लिए सेना भेजनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह अपना पूरा ध्यान ऑक्टावियस को परास्त करने में लगा रहा था। यह गलती महंगी पड़ी। कैसियस हारने लगा तो वह समझा उन्होंने युद्ध ही गंवा दिया है। कुछ ही देर में वह शत्रु सैनिकों के हाथों गिरफ्तार होने वाला था। भला इस बात को वह कैसे बर्दाश्त करता? उसने तुरंत एक सैनिक को बुलाया, कहा, अपनी तलवार मेरे शरीर में घुसेड़ दो, मैं जीते जी शत्रु के कैद में नहीं पड़ा रहना चाहता। सैनिक मना करता रहा, पर कैसियस बार बार वही बात करता रहा। आखिर सैनिक ने कैसियस की आज्ञा का पालन किया। इस तरह कैसियस ने अपने प्राण त्याग दिए। उसके मरते ही उसकी सेना भाग खड़ी हुई, पर दूसरे मोर्चे पर ब्रूटस की सेना जीत रही थी। उसने ऑक्टावियस की सेना को पीछे धकेल दिया था और अब आक्रमण कर रहा था। वह युद्ध जीत जाता, पर मन में फिर भी एक शंका थी। तब तक उसे ये पता नहीं था कि कैसियस ने प्राण त्याग दिए हैं। रात हो चली थी। वह विचार मगन बैठा था। तभी जूलियस सीजर का प्रेत प्रकट हुआ। उसने कहा, ब्रूटस, मैंने कहा था ना कि हम युद्ध भूमि में मिलेंगे। लो, मैं आ गया हूँ। ब्रूटस डर गया। उसे याद आया कि उन लोगों ने मिलकर जैसे जूलियस सीजर को दिन दिहाड़े भरी सभा में मार डाला था।
वह सीजर के प्रेस से नज़र ना मिला सका। गर्दन घुमाकर दूसरी तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद मुड़कर देखा तो सीजर का प्रेत गायब हो गया। वह सोचने लगा, मैं केवल ऑक्टावियस से ही नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी लड़ाई जूलियस सीजर से भी है। घूमता हुआ ब्रूटस आगे गया तो दिखाई दिया कि एक टीले के नीचे कैसियस का शव पड़ा था। ब्रूटस को लगा जैसे वह मृत कैसियस को नहीं बल्कि स्वयं अपना भविष्य देख रहा है। लड़ाई जारी रही। ब्रूटस देख रहा था कि उसके साथी एक एक करके मारे जा रहे हैं, फिर भी वह लड़ता रहा। हालांकि कैसियस के मरने से उसकी हिम्मत टूट गई थी। उधर कैसियस की सेना को परास्त करके मार्क एंटनी सेना सहित वहां पहुंचा और ऑक्टावियस की मदद करने लगा। अब शत्रु सेना की तादाद दोगुनी हो गई थी। ब्रूटस ने मार्क एंटनी की सेना को रोकने का प्रयास किया पर सफलता नहीं मिली। ब्रूटस के सैनिक भागने लगे। अब पराजय निश्चित थी। वह जूलियस सीजर के बारे में सोच रहा था जिसका प्रेत उसे 2 बार दिखाई दिया था। उसे लग रहा था वह शत्रु सैनिकों द्वारा किसी भी क्षण गिरफ्तार किया जा सकता है। इस कारण कैसियस की तरह उसने भी मरने का निश्चय किया और अपने प्राण त्याग दिए। तभी मार्क एंटनी और ऑक्टावियस ब्रूटस को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। कैसियस और ब्रूटस दोनों मर चुके थे। मार्क एंटनी और ऑक्टावियस जीत गए थे। उन्होंने जूलियस सीजर के हथियारों से बदला ले लिया था। ऐसे ही और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।